हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय मिश्र। आज मैं आप सबको सीडीपी का यूनिट सेकंड कराने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यूनिट फर्स्ट मैं आपको कराया हूँ और उस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। लगभग 500 लोगों ने उस वीडियो को देखा है। वो मेरा वीडियो 87 घंटा चल चुका है। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आज यूनिट सेकंड कराऊंगा और यूनिट सेकंड काफ़ी लेंदी है, तो मैंने इसका क्या किया है, 2 पार्टों में इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो आज आपको पार्ट 1 देखने को मिल जाएगा। अगर पार्ट दोनों में करा देता, अगर एक ही वीडियो बनाता तो वीडियो कम से कम 1.5 घंटे का बनता। मैं फिर उतना प्रॉब्लम होती। ठीक है, तो इसलिए मैं 30 से 35 मिनट का ये वीडियो आज दूंगा। 30-35 मिनट का आपको कल वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस दिखा रहे हैं। ये हमारा सिलेबस है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। मैं आपको ये आपका 15 मार्क्स ये मैं आपको कंप्लीट करा दिया हूँ। आज मैं आपसे सेकंड यूनिट पर चर्चा करने वाला हूँ। सेकंड यूनिट है आपका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जो ये भी आपका 15 मार्क्स का आएगा। इस पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा और इसका आपको पार्ट 1 दूंगा। पार्ट 2 आपको कल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो कंटेंट मैं बनाया हूँ, आप एक बार खुद देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। और अपना आप सिलेबस मैच कर लीजिएगा। एक भी वर्ड आपको कहीं बाहर एक भी वर्ड सिलेबस से बाहर नहीं मिलेगा आपको। जो जो इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस पेपर देख करके कंटेंट में तैयार किया हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप इस कंटेंट को पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम की समझ। जैसा कि आप बताया हूँ, यह आपको यूनिट 2 का आज ये पार्ट ए है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा और पढ़ूँगा कि व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद और रचनावाद, इन तीनों चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आज हम लोग देखेंगे। आपको पता ही होगा ये चीज़, अगर आपने कई बार इसको पढ़ा होगा सीटेट में। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, मान लीजिए साइकोलॉजी की जान है, इसको तो हर कोई पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में आज चर्चा होगी। इन्होंने क्या किया था, तो संज्ञानात्मक विकास का जो इन्होंने सिद्धांत दिया, उसको 4 अवस्था में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहला जो इनकी अवस्था है वो है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष। सेकंड है इनका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। थर्ड है इनका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और चौथा इनका है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से अधिक आयु में। ठीक है, ये तो इनका हो गया, इनकी अवस्थाएं होंगी। अब इन अवस्थाओं से क्वेश्चन कैसे एग्जाम हॉल में है पूछेगा, वो चीज़ मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला है इनका संवेदी गामक अवस्था। जैसा कि भी हमको बताया कि जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, अब इस अवस्था के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि इस अवस्था में शिशु अपनी इंद्रियों के साथ साथ वस्तुओं के साथ शारीरिक संबंधों का उपयोग करके दुनिया के बोध का निर्माण करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि वस्तु स्थायित्व का विकास किस चरण में होता है, किस अवस्था में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है। तो वस्तु स्थायित्व का विकास किस चरण में होता है, तो संवेदी गामक अवस्था में होता है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस किया हूँ। ठीक है, हाईलाइट कर दिया हूँ, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप। सेकंड हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जैसा कि अभी मैं आपको बताया हूँ कि 2 से 7 वर्ष के बीच में देखने को मिल जाती है। अगला है पॉइंट, बच्चों में स्मृति, जिज्ञासा और कल्पना का विकास होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि स्मृति और जिज्ञासा का विकास किस अवस्था में होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं देखूंगा, हम लोग देखेंगे कि चीज़ों को प्रतीकात्मक रूप से समझने में ये सक्षम होते हैं। जैसे वो घर घर खेलते हैं, दीपावली में घर वगैरह बनाते हैं, सारी चीज़ें, तो ये चीज़ों को प्रतीकात्मक रूप से समझने में ये सक्षम हो जाते हैं इस अवस्था में। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चे में अहंकारिता होती है और दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि अहंकारिता का मतलब है कि बच्चा कहता है ना कि मैं तुम्हें पटक दूंगा, मैं तुमसे जीत जाऊंगा, या वो भाग छुआ छुई खेलते हैं, मैं तुम्हें हरा दूंगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बोलता है तो बच्चे वही सेंस है। ठीक है, इस सेंटेंस का। आगे होता है आत्म केंद्रित सोच होती है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि आत्म केंद्रित सोच किस अवस्था में होती है, तो आप जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड हमारा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कितनी एज से होती है, तो 7 से 11 वर्ष के बीच में देखने को मिलती है। इस अवस्था में क्या होता है, तर्क और मूर्त तर्क कौशल इसमें क्या होती है, विकसित होती है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मूर्त तर्क किस अवस्था में विकसित होती है, तो
जैसा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इससे तो क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन तार्किक लॉजिकल चीज़ों के बारे में कब सोचना शुरू करते हैं, किस अवस्था में सोचना शुरू करते हैं, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये चीज़ हम ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अपने स्वयं के विचार और दूसरों के विचारों के बीच कब वो डिफरेंस करते हैं, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बीच में करते हैं, ये चीज़ भी हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इस अवस्था में संख्या, द्रव्यमान आदि के माध्यम पर वर्गीकृत कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मतलब क्लासिफिकेशन किस में करते हैं, नंबर आदि में, तो इसी अवस्था में करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं, ये चीज़ भी हम ध्यान देंगे। अगला हमारा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से अधिक के बच्चों में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन इस अवस्था में शुरू होती है उनकी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसमें मानसिक क्षमताओं को अधिकतर स्तर तक मतलब विकसित किया जाता है, ये चीज़ तो पता ही है। आगे हम देखेंगे कि मूर्त रूप से सोचने और बहुसंज्ञान और समस्या को सॉल्व करने की, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी किसी भी हैंडल को टैकल करना स्टार्ट कर देते हैं, सारी चीज़ उनमें आ जाती है। तो किसमें होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने कंटेंट को तैयार किया है। उम्मीद करूँगा इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। ठीक है, और जो भी मैं इसमें आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड लिखा हूँ, ये सारे वर्ड आप खुद अगर प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते होंगे तो आपको देखने को आपको मिल जाएगा। एक भी वर्ड फालतू चीज़ इसमें मैं नहीं ऐड किया हूँ। और जो सिलेबस में हमारे है एकदम बिल्कुल हूबहू मैं सिलेबस से ही आपका ये जो नोट्स तैयार किया हूँ बिल्कुल सिलेबस से ही तैयार किया हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा, और अपना अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक कमेंट करिएगा, उससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे भाषा के 3 चरण बताए गए हैं। ठीक है, 3 स्टेज ऑफ लैंग्वेज, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है भाषा के कितने चरण हैं। भाषा के 3 चरण हैं। पहला हमारा है सामाजिक वाक, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि यह खुद को अभिव्यक्त करने के लिए बच्चों के बाहरी संचार को संदर्भित करता है। ठीक है, या खुद को अभिव्यक्त करने के लिए बच्चे के बाहरी संचार को क्या करता है, संदर्भित करता है। ये तो हमारा हो गया सामाजिक वाक। निजी वाक में क्या होता है कि इनके द्वारा बच्चे स्वयं को निर्देशित करते हैं या साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का ही क्या होता है, एक तंत्र होता है। ये प्राइवेट स्पीच हो गई। नेक्स्ट हमारा है आंतरिक वाक। ठीक है, तो यह तब उत्पन्न हुआ जब निजी वाक भूमिगत हो गया और मौन आंतरिक वाक में बदल गया, तब हमारा आंतरिक वाक, इनर स्पीच डेवलप हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। हम देखेंगे ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे। इन्होंने संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व के 3 चरणों की पहचान की है, जिसमें शामिल है, क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रूनर का संज्ञानात्मक जो विकास है वो कितने चरणों में है, तो 3 चरणों में है। वो कौन कौन से चरण हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। पहला हमारा है सक्रिय अवस्था। इसमें क्या होता है, सीखना प्रकृति में मूर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अभ्यर्थी को उनके बारे में जानने के लिए वस्तुओं में हेरफेर करने की अवस्था होती है, ये हमारा सक्रिय अवस्था हो गया। नेक्स्ट हमारा है प्रतिष्ठित अवस्था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि अनुभव और वस्तुओं को मूर्त छवियों के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा है मॉडल प्रदर्शन और चित्रों के माध्यम से ये सीख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा किस अवस्था में है, तो ये प्रतिष्ठित अवस्था में है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, पूछेगा मॉडल प्रदर्शन आदि के माध्यम से वो किस में सीखते हैं, किस अवस्था में सीखते हैं, तो प्रतिष्ठित अवस्था में सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट हमारा है प्रतीकात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो बच्चे प्रतीकों के साथ अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता भी उसमें विकसित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आगे देखेंगे ब्रूनर द्वारा दी गई प्रमुख अवधारणा। सबसे पहली इनकी जो अवधारणा है वो है अन्वेषण अधिगम। अन्वेषण अधिगम के बारे में देखेंगे हम। शिक्षा के लिए एक रचनावादी आधारित दृष्टिकोण माना जाता है। किसको माना जाता है, तो अन्वेषण अधिगम को माना जाता है। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है अन्वेषण अधिगम पूछताछ आधारित निर्देश की क्या है, एक विधि है। ये चीज हो गया। दूसरा हमारा है चक्रीय पाठचर्चा। ठीक है, ये क्या है, इनकी अवधारणाएं हैं, ये चीज हम ध्यान देंगे ब्रूनर की। दूसरा हमारा है चक्रीय पाठचर्चा। इसमें क्या है, इसके बारे में देखेंगे कि इनके अनुसार सीखना क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए विचारों और अवधारणाओं का क्या करता है, वो निर्माण करता है। उसे कैसी अवस्था कहते हैं, तो उसको चक्रीय पाठचर्चा के नाम से जाना जाता है। थर्ड हमारा है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान एक निर्देशात्मक नीति है जो ब्रूनर के कार्यों पर क्या है, आधारित है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अब हम लोग अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पावलोव जी को पढ़ेंगे, ठीक है। पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पावलोव को ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। पावलोव के बारे में हम इतना सिर्फ जानेंगे कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, तो कुत्ते पर प्रयोग किया, ठीक है। और इन्होंने अपने सिद्धांत को शास्त्रीय अनुकूल सिद्धांत दिया, ठीक है। इन्होंने कैसा सिद्धांत दिया, तो शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत इन्होंने दिया। पावलोव के बारे में बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन कौन दिया, तो स्किनर महोदय ने दिया। इन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे स्किनर, तो स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया, तो 1938 में दिया। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा है त्रुटि एवं प्रयास, ठीक है। थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधक सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। थार्नडाइक को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं। तो थार्नडाइक का पहले सबसे पहले देखेंगे कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया, तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। इनकी जो पुस्तक है, ठीक है, इनकी पुस्तक क्या नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनकी पुस्तक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस इनकी पुस्तक का नाम है। और इन्होंने कैसा बॉन्ड दिया, तो इन्होंने यस-आर बॉन्ड दिया। ये आपके सुपर टेट में क्वेश्चन आया हुआ है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा कि यस-आर बॉन्ड कौन दिया, तो थार्नडाइक महोदय ने दिया, ठीक है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। और थार्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी हम ध्यान देंगे। आगे हम देखेंगे नोट में थोड़ा सा कि संबंधवाद का प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ है उद्दीपन के साथ अनुक्रिया का संबंध बनाना। ये चीज़ भी हम ध्यान देंगे। थार्नडाइक के बारे में थोड़ा सा आगे और देखेंगे। अधिगम के मुख्य नियम है, ठीक है। थार्नडाइक ने अधिगम के प्रमुख कितने नियम दिए, तो 3 नियम दिए, प्रमुख 3 दिए और गौड़ 5 दिए। ये आपको पता होगा। इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पहला इन्होंने दिया था तत्परता का नियम, ठीक है। सेकंड इन्होंने दिया था अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में 2 नियम इन्होंने दिया, एक उपयोग का नियम, दूसरा अनुप्रयोग का नियम। और थर्ड इनका था प्रभाव का नियम। इसके बारे में अगर आपको पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक मेन चीज़ समझा रहा हूँ, एक थीम दे रहा हूँ कि किस तरह से कंटेंट कैसा है, ठीक है। इसके बारे में आप तत्परता के नियम के बारे में भी जानते होंगे, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम में कुछ खास नहीं है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। और वो एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही बनेगा कि अभ्यास का नियम किसने दिया, ठीक है, या उपयोग। अभ्यास के नियम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 2 भागों में, उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। ये चीज़ भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। गौड़ के नियम से क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। वो क्या करता है, वो आपका प्रमुख नियम एक डाल देगा और 3 आपका गौड़ नियम डाल देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा प्रमुख नियम नहीं है या गौड़ नियम है। तो इसको भी याद करना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है अनुवृत्ति का नियम, ठीक है। इसे मानसिक स्थिति भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका आंशिक क्रिया का नियम। थर्ड है आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम, ये आपका थर्ड है। फोर्थ है आपका आत्मीकरण का नियम, ठीक है। और फिफ्थ आपका है संबंधित परिवर्तन का नियम। तो इनके थार्नडाइक के गौड़ नियम है। गौड़ नियम कितने थार्नडाइक के, 5 नियम है। थार्नडाइक के जो मुख्य नियम है वो कितने हैं, 3 नियम है। फर्स्ट हमारा है तत्परता का नियम, सेकंड हमारा है अभ्यास का नियम, थर्ड हमारा है प्रभाव का नियम। अभ्यास के नियम में हमें 2 नियम देखने को मिल जाता है। पहला देखने को मिलता है उपयोग का नियम और सेकंड हमें अनुप्रयोग का नियम देखने को मिल जाता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, इनसाइड थ्योरी के बारे में देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या देखना है हम लोग को कि वर्दीमर, कोहलर और कोफका और लेविन ने धारणा की प्रकृति का क्या किया, अध्ययन किया है। ये गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है। वर्दीमर को गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। किसको, वर्दीमर को। ये चीज़ भी हम ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। सूझ द्वारा अधिगम या अंतर्दृष्टि से अधिगम को गेस्टाल्ट सिद्धांतकार वॉल्फगैंग कोहलर ने बढ़ावा दिया है। ये चीज़ भी ध्यान देंगे, ठीक है। अपने सिद्धांत में इन्होंने अंतर्दृष्टि शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। इनका जो प्रयोग था किस पे था, तो इनका प्रयोग चैंपांजी पे था, ठीक है। ये चीज़ भी हम ध्यान देंगे। और एक चीज़ कि जो गेस्टाल्ट सिद्धांत का जो नियम है, ठीक है, वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 6 भागों में उसको डिवाइड किया गया, ये भी हम देखेंगे। फर्स्ट हमारा है आकृत आधार संबंध का भी नियम, आकृत आधार संबंध का नियम। सेकंड हमारा है समीपीय का नियम। थर्ड हमारा है अच्छेद चित्र का नियम।
फोर्थ हमारा है निरंतरता का नियम, ठीक है। और हमारा फिफ्थ है संवरण का नियम, और सिक्स हमारा है समानता का नियम, सिक्स हमारा है समानता का नियम, ठीक है। तो ये हो गया गेस्टाल्ट सिद्धांत का नियम। कितने नियम हैं? तो 6 नियम है, ठीक है। ये चीज़ भी हम ध्यान देंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे होंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि कैसे, अब जब आप प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व कर रहे हैं, इसको पढ़िए एक बार और प्रैक्टिस को सॉल्व करिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस कंटेंट को आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा और सरसरी निगाह से रफली एक बार कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट गैने का अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ से पूछा गया मैं अभी आपको बता रहा हूँ। रॉबर्ट गैने का अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत या अधिगम का शर्त सिद्धांत भी कहलाता है। 1965 में पहली बार प्रकाशित उनकी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पुस्तक का नाम आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने प्रभावी अधिगम को पहचानने के लिए अधिगम शर्तें बताई थी, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा कि गैने ने सीखने के लिए कितने चरणों, कितनी प्रक्रिया बनाई, तो 8 इन्होंने प्रक्रिया बनाई, ठीक है। इनका जो आकृति है वो पिरामिड की तरह है। अब क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलता है इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो इसमें पूछता है कि निम्न में से जो गैने का जो चरण है सबसे उच्च स्तर किस में है, तो समस्या समाधान में है। सबसे उच्च स्तर है किसका? समस्या समाधान का। सबसे निम्न स्तर किसका है? तो सांकेतिक सीखना का है, ठीक है। सबसे नीचे से फर्स्ट पर कौन है? तो उद्दीपन अनुक्रिया, मतलब अनुक्रिया सीखना है आपका। उसके बाद में सरल श्रृंखला का सीखना है। उसके बाद में आपका शाब्दिक साहचर्य सीखना है। उसके बाद आपका विभेदीकरण सीखना है। उसके बाद आपका संप्रत्यय सीखना है। उसके बाद में नियम सीखना है। और सबसे उच्च स्तर इनका है समस्या समाधान सीखना। ये चीज़ आप 1 बार 2 बार इसको आप बना लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कर्ट लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत, ठीक है। कर्ट लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसको माना जाता है? मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो कर्ट लेविन को माना जाता है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी है, ठीक है। ये चीज़ भी हम ध्यान देंगे। आगे है लेविन ने अपने क्षेत्र सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है? लेविन ने अपने क्षेत्र सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है। पहला हमारा है संरचना, दूसरा हमारा है गतिशील। पहला हमारा है संरचना, दूसरा हमारा है गतिशील। आगे हम देखेंगे हल का पुनर्वलन सिद्धांत, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हल का पुनर्वलन सिद्धांत, ठीक है। तो इस आगे देखेंगे सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादक अमेरिकी वैज्ञानिक क्लार्क हल, ठीक है। क्लार्क हल ने 1915 में किया था। इन्होंने पुनर्वलन के प्रकार को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक है सतत पुनर्वलन और सेकंड है हमारा असतत आंशिक पुनर्वलन। अब सतत आंशिक पुनर्वलन को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। आई होप आपको दिख रहा होगा। एक है आपका अनुपातिक पुनर्वलन और दूसरा आपका है अंतराल पुनर्वलन, ठीक है। ये चीज़ हो गया। पुनर्वलन के प्रकार 2 हैं, एक है सतत पुनर्वलन, दूसरा असतत है। असतत को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अनुपातिक और अंतराल। ये भी हम ध्यान देंगे, ठीक है। आगे आपका है अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसका तात्पर्य क्या है कि सीखी हुई क्रिया या विषयों का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अब अधिगम के स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं? तो आप 7 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं इनको भी देख लेंगे हम लोग। पहला हमारा है सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा हमारा है नकारात्मक स्थानांतरण, तीसरा हमारा है क्षैतिजीय स्थानांतरण, चौथा है हमारा अनुलंबीय स्थानांतरण, 5वें आपका हमारा है पार्श्विक स्थानांतरण, 6ठा हमारा है द्विपार्श्वीय स्थानांतरण और 7 हमारा है शून्य स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना जानते हो, ठीक है। अब आप अगर साइकिल चलाना जानते हो और आप मोटरसाइकिल चलाना आप सीखने लगे, तो कहीं ना कहीं साइकिल चलाने की जो आपकी स्किल है, जो आपका टैलेंट है, वो मोटरसाइकिल के चलाने में काम आ जाएगी। तो जो इस तरह का स्थानांतरण होता है ना, उसको सकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है,
ठीक है, ये चीज़ हो गया। और आपका नकारात्मक जो स्थानांतरण होता है, होता नहीं कि किसी एक कौशल का जो आपका कहने का मतलब एक कौशल आप जानते हैं और दूसरे कौशल में उसका नेगेटिविटी इम्पैक्ट पड़े, तो आपका नकारात्मक कहने का मतलब है जब एक कौशल का अधिगम दूसरे कौशल के अधिगम में बाधा बन जाए तो उसे क्या कहेंगे, नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। हालांकि इसको देख लीजिएगा, लेकिन मेन यहीं से पूछेगा कि अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं, 7 प्रकार हैं। आप सातों को ध्यान दीजिए कि कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा है कि शिक्षक की भूमिका। ये आपका टॉपिक दिया है कि शिक्षक की भूमिका के बारे में, इसलिए मैं इसको बताया हूँ। काफ़ी ईजी है लेकिन फिर भी बताना पड़ा क्योंकि ये आपके टॉपिक में मेंशन है। तो एक शिक्षक की विभिन्न विभिन्न तरह से उनकी भूमिका हो सकती है। कैसी कैसी भूमिका हो सकती है उनको भी हम देखेंगे। सुविधादाता के रूप में भी उनकी भूमिका हो सकती है, योजनाकर्ता के रूप में भी उनकी भूमिका होती है, नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उनकी भूमिका होती है, प्रबंधक के रूप में भी उनकी भूमिका होती है एक शिक्षक की। ठीक है, सुविधादाता हो गया, योजनाकर्ता हो गया, नेतृत्वकर्ता हो गया, प्रबंधक हो गया और परामर्शदाता हो गया और सह निर्माता हो गया। तो इसमें शिक्षक की सारी भूमिकाएं होती हैं, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आगे हमारा है शिक्षार्थी की भूमिका। शिक्षार्थी की भूमिका में थोड़ा सा हम देखेंगे कि वह व्यक्ति जो अधिगम में सक्रिय रूप से शामिल है उसे शिक्षार्थी के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ आपको पता ही है। शिक्षार्थी की विशेषताओं को 4 रूपों में डिवाइड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम ध्यान देंगे। पहला है हमारा पर्सनल, सेकंड हमारा एकेडमिक है, थर्ड हमारा सोशल एंड इमोशनल है और फोर्थ हमारा है कॉग्निटिव। ठीक है, क्या कह रहा है कि शिक्षार्थी की विशेषताओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है पर्सनल, दूसरा हमारा है एकेडमिक, तीसरा हमारा है सोशल एंड इमोशनल, चौथा हमारा है कॉग्निटिव। ये चीज़ भी हम ध्यान देंगे। आगे हम आपको शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ाएंगे कि शिक्षण विधि, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले है इंडक्टिव मेथड। ठीक है, इसमें क्या लगाता है, इसमें क्या अंदाजा लगाने की बच्चा कोशिश करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है, इसमें इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि अमूर्त सोच या ज्ञात सोच में ठोस जाकर सीखने का सबसे स्वाभाविक तरीका क्या होता है, तो इंडक्टिव मेथड होता है। ठीक है, अमूर्त सोच या ज्ञात सोच में ठोस जाकर सीखने का सबसे स्वाभाविक तरीका क्या होता है, तो इंडक्टिव मेथड होता है। इसमें बच्चा अंदाजा लगाने आपकी कोशिश करने लगता है। ठीक है, और डिटेक्टिव मेथड क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। इसमें बालक पहले सामान्य सूत्र सीखता है और फिर उसे विभिन्न सापेक्ष विशिष्ट उदाहरण पर उसको लागू करता है, उसका इम्प्लीमेंट करता है। तो कैसा ये है, ये आपका डिटेक्टिव मेथड हो जाता है। ठीक है, थर्ड हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि शिक्षक द्वारा इसमें बच्चे को शिक्षक द्वारा वास्तविक समस्या दिया जाता है। ठीक है, और बच्चा क्या करता है, उस समस्या को खुद से जूझता है, खुद उस समस्या से लड़ता है। और जब बच्चा उस समस्या से खुद लड़ता है तो उसमें शिक्षक की भूमिका गायब सी हो जाती है। तो ऐसी जो विधि होती है, कौन सी विधि कहलाती है, तो समस्या समाधान विधि कहलाती है। इसमें और सारी मेथड हैं लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको पार्ट बी में आपको वीडियो में कल प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अभी इसमें मान के चलिए मैं 50% आपको यूनिट 2 करा दिया हूँ, 50% अभी यूनिट 2 आपको कराना बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। उससे हमारा एक कह सकते हैं आप उसको, मैं और अच्छा लगता है करने में। ठीक है, और आपको ये वीडियो या अपना रिस्पॉन्स करिए कि आपको कंटेंट कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरे चैनल पर आकर और वीडियो को अच्छे से देखा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।